नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA एकता का दम भर रहा है। विपक्ष ने मुंबई की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का प्रण लिया। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव, शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, दिखाया कि विपक्ष एकजुट होकर तैयार है। लेकिन बैठक खत्म होने के कुछ ही देर बाद से ही इंडिया गठबंधन में रार और दरार की खबरें भी सामने आने लगी। कल की बैठक के दौरान ही ममता बनर्जी के चले जाने की खबर थी। बाद में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सीट बंटवारे और मुद्दों पर आम राय न होने से ममता बनर्जी नाराज है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बैठक छोड़कर चली गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दल TMC के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और 2024 के चुनाव में TMC पर उन सभी विरोधियों के साथ ही सीट बंटवारे का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर भी ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही हैं। यानी पहली बैठक में केजरीवाल, फिर दूसरी बैठक में नीतीश कुमार और अब तीसरी बैठक में ममता दीदी के नाराज होने की खबर सामने आ रही है। मुंबई बैठक से पहले दावा किया जा रहा था कि बैठक में INDIA गठबंधन का लोगो, संयोजक तय कर लिया जाएगा और सीट बंटवारे पर विस्तृत राय बनाई जाएगी। लेकिन बैठक के बाद न मुद्दे तय हो पाए, न लोगो, न संयोजक चुना गया और न ही सीट पर कोई आम राय बन पाई। खास बात यह है कि बैठक में जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि जहां तक संभव हो साथ चुनाव लड़े और गिव एंड टेक के आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया जाएगा। यानी INDIA गठबंधन में अभी बहुत से मुद्दों पर आम राय नहीं है, सब कुछ उम्मीद पर टिका हुआ है। बीजेपी इन्हीं खबरों के आधार पर INDIA गठबंधन पर हमले कर रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन की राजनीति इस हाथ दे और उस हाथ ले पर आधारित है। उनके मुताबिक ये हताश लोग हैं। हालांकि INDIA गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ सुलझा लिया जाएगा और सब साथ रहेंगे। सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार के खिलाफ टकराव की कोशिश में क्या आपस में ही टक्कर की नौबत आ गई है? अभी शुरुआती प्रस्ताव को लेकर ही इतना टकराव बढ़ता दिख रहा है, फिर आगे के मुद्दों पर बात कैसे बनेगी? नरेंद्र मोदी तो तैयार हैं, क्या INDIA भी अपने नेता पर आसानी से तैयार हो पाएगा? बड़ा सवाल यह भी कि साथ आने के बावजूद अपने विरोधियों के साथ बात कैसे बनेगी? जनता को कैसे समझाएंगे? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दीदी निकल गई। अच्छा चले, बालू जी भी निकल गए। ये बैठक पूरी तरह फ्लॉप शो रही और यहाँ से कोई पहले गया, कोई बाद में गया, कोई पीछे गया, कोई प्रेस में था, कोई नहीं था। भारी कंफ्यूजन इनका हुआ। केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट है। सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था, पूरा कोल स्कैम गिव एंड टेक था। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिम्पल की चिंता, सब परिवार, सोनिया जी को राहुल की चिंता। बीजेपी को सबक सिखाया, तब से ही बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और बेचैनी है। जाहिर सी बात है होगी कि उनको चुनौती मिल रहा है। मोदी रहेंगे तो परिवारवाद नहीं रहेगा। मोदी होंगे तो जो सोनिया अपने राहुल की चिंता कर रही है, लॉन्च, रीलॉन्च एंड रीलॉन्च एंड रीलॉन्च। इंडिया की जो ग्रुपिंग है उससे एक किस्म से घबराहट तो हो रही है सांप्रदायिक ताकतों के बीच में। मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता की है, उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए।
ऑल इज वेल और बड़ी ताकत से मुकाबला करेंगे बीजेपी। जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, उसमें लेन देन ही होगा, बेमेल गठबंधन में कोई मेल नहीं है। तो देखिए, विपक्षी गठबंधन जो बना है उसका नेता कब तय होगा, संयोजक कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कई बार नाराजगी की खबरें भी इस गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में सामने आती रहती हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर विवेक कोरडे कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ए.के. वाजपेयी जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल विवेक जी आपसे है कि क्या चल रहा है आखिर इस गठबंधन में? क्या ममता बनर्जी नाराज हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई? देखिए, ये जो आप दरार ये जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ना, वो कुछ न्याय नहीं दे रहे हैं। मतभेद होना स्वाभाविक। हम जब पटना में मिले तब 15 थे, बेंगलुरु में मिले तब हम 26 थे और बंबई में आए तो हम 28 हो गए। दूसरी एक बात आप ध्यान में रखो कि हम ऐसे लोग हैं कि जो राज्य में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ चुके, तो 1, 2, 3 मीटिंग्स में सब कुछ ये हो जाएगा और उसको अपराध दरार करके चिल्लाएंगे, उसके लिए आप नहीं, हमारे जो जिनके खिलाफ हम खड़ा है ये गठबंधन इंडिया, वो लोग, तो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। जरूर हमारे में कुछ मतभेद है और राहुल जी ने उसी दिन ये बता दिया, लेकिन जो भी मतभेद है वो मतभेदों को हम सुलझा देंगे, क्योंकि हम ये जो इंडिया बनाई है वो मोदी सरकार के कम्युनल एजेंडे को परास्त करने के लिए बनाई। सहिष्णुतावादी हिंदुओं के मन में जो जहर घोलने की कोशिश लगातार हो रही है, वो जहर मिटाने के लिए हमने ये इंडिया बनाया। परिवारवाद का झूठ मुद्दा उठाकर जो जनता को गुमराह बना रहे हैं, उस गुमराह बनाने को रोकने के लिए हमने ये इंडिया गठबंधन बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में धर्म और पंथ के स्तर पर जो बंटवारा, ये जो कम्युनल सरकार, ये जो फैसिस्ट सरकार कर रही है, इस सरकार को पराभूत करने के लिए डॉक्टर विवेक जी, ये कैसा गठबंधन है कि पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो ममता दीदी नाराज होंगी, खुश होंगी? क्या स्टैंड है आपका इस पर? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने शुरू में ही ये जाहिर किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा के ज्यादा सीट पर हमारा एक के खिलाफ एक उम्मीदवार। ऐसे 450 सीट्स हमने चुने भी है। वेस्ट बंगाल में कुछ स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। विवेक कोरडे जी, स्थिति कैसे अलग हुई? क्या ममता दीदी गठबंधन का हिस्सा नहीं है? सवाल ये है कि क्या ममता दीदी गठबंधन का हिस्सा नहीं है? ऐसा किसने कहा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद ही बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, क्योंकि आपकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है बंगाल में। हाँ, लड़ रही है ना, लेकिन ये क्या लोकसभा के चुनाव आए हैं क्या? डॉक्टर विवेक जी, यही तो दोहरा रवैया दिखा रहा है ना। खबर होगा कल ही लोकसभा, इसीलिए तो ममता दीदी नाराज बताई जा रही हैं। इसीलिए तो ममता दीदी नाराज बताई जा रही हैं। देखिए, ममता दीदी ने खुद कहा क्या कि मैं नाराज हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्यों चली गई? नहीं, उनका कुछ फ्लाइट जल्दी था, इसलिए। चलिए, प्रेम शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपके लिए, क्या ये आईएनडीआई जो गठबंधन है, इसमें जिस तरह से तमाम मुद्दों पर सहमति नहीं दिखाई दे रही है, बीजेपी कैसे देखती है इस मुद्दे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्टता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अपने साथियों के साथ एक बार फिर से भारत की जनता से जनादेश प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि भारत को वैभवशाली बनाए जाने की यह जो यात्रा है, यह जो अमृत काल है, इसका सदुपयोग अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जा सके। अब जिनकी कवायदें हैं, अब आप खुद ही, ये अकेले जी न्यूज नहीं बल्कि पूरे देश की सारी मीडिया, जब पटना में इनका सम्मेलन पहला वाला संपन्न हुआ
तो उसके बाद सबने कहा कि इससे अरविंद केजरीवाल नाराज रहे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों के ऐसे बयान भी आए। बेंगलोर में बैठक हुई, नीतीश कुमार जी को जल्दीबाजी हो गई और नीतीश कुमार जी के अपने मंत्रियों ने उनके प्रधानमंत्री बनने के संदर्भ में बयान दिए। अब तीसरी बैठक हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं कहना है, ये एनडीए के किसी घटक दल का आरोप नहीं है, बल्कि यह इस देश की मीडिया, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, और एक कोई अगर मीडिया समूह ये बात कह रहा होता तो भी उसको अविश्वसनीय माना जाता। सारे के सारे मीडिया समूह अगर ये कह रहे हैं कि सुश्री ममता बनर्जी नाराज होकर निकली हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। और यह सामने दिखाई दे रहा है कि सुश्री ममता बनर्जी के अपने राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या तक के आरोप लगते हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के घर जलाने तक के आरोप लगते हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के परिजनों के साथ बलात्कार के आरोप लगते हैं। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो पटना की बैठक रही हो, चाहे बेंगलोर की बैठक रही हो, चाहे मुंबई की बैठक हो। जो लोकसभा में कांग्रेस के गुट नेता हैं, ऐसे अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रित तक नहीं किया जाता और सब अधीर रंजन चौधरी बयान देते हैं ये मजबूरी का गठबंधन है। अब ये उपचुनाव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर एक है, एक घर में एक दूसरे के साथ लत्तम जुत्तम करने के बाद अगर ये एक है तो इनको एकता मुबारक है। जी राजकुमार भाटी जी, मैंने अजय राय का कल का एक बयान सुना, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी सभी 80 सीटों पर तैयारी है और हमें मजबूत करना है अपनी पार्टी को। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि बंगाल में तो नहीं दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और बाकी देश में भी, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में वैचारिक मतभिन्नता और विवाद होना आम बात है और स्वाभाविक बात है, वो कोई अलग बात नहीं है। थोड़े अलग अलग विचार आएंगे, लेकिन फॉर्मूले तय कर लिए गए हैं। सीटों के बंटवारे के लिए एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है, उस पर सारी पार्टियां सहमत हैं। कई कमेटियां बनाई गई हैं जो आगे की रूपरेखा तय करेंगी और किस तरह क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरह रैलियां होंगी, किस तरह जनता में प्रचार होगा, इन तमाम तैयारियां ये कर ली गई हैं। लेकिन अगर दोनों पक्षों को आप इंडिया और एनडीए के नेताओं के बयानों को और उनके आरोप प्रत्यारोप का अगर आप विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए की तरफ से तो और तो कोई बोलता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है अकेले, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी से ये छोटे छोटे दल डरे हुए हैं। इन्होंने जो 38 पार्टियों का कुनबा इकट्ठा किया है, उनमें 24 पार्टियां तो ऐसी है जिनका कभी खाता ही नहीं खुला लोकसभा और विधानसभा में। 4-5 पार्टियां तो ऐसी है जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है चुनाव आयोग में। तो ये ऐसे लोग इन्होंने इकट्ठे कर लिए जिनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए इनकी ओर शांति दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आप बयान सुने तो उनकी सारी टिप्पणियां व्यक्तिगत होती हैं, चरित्रहनन करते हैं, गाली देते हैं, घमंडिया बताते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं। हमारी ओर से, इंडिया की ओर से जो भी नेता बोलता है वो देश की समस्याओं पर बोलता है। हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। अब नए नए घोटाले इनके खुल रहे हैं, कैग की रिपोर्ट में कई घोटाले खुले हैं। अभी एक जो वो OCCRP की रिपोर्ट आई है जो अडानी समूह के बारे में आई है, जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, उनमें सबूत पेश कर दिए हैं OCCRP ने, लेकिन सरकार मौन है, मोदी जी मौन है, बोलते नहीं हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चुनाव होगा और बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव होगा, कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। AK वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में तो सिर्फ बीजेपी को ही बोलने का मौका मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टी बड़ी होती है उसको ज्यादा हक मिलता है, और खाली लोकतंत्र में नहीं, ये सब जगह है। जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। और हमारे सर्वमान्य नेता जो पार्टी के हैं वो चिराग पासवान हैं और देश के हैं वो मोदी जी हैं, सबने माना हुआ इस बात को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनडीए में तो सब ठीक है, इसमें इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में चेहरा पूछो तो है नहीं, चेहरा तो 26 चेहरे हैं, नेता कोई एक बनाया नहीं, संरक्षक बना नहीं, सेक्रेटरीट खुला नहीं, नीति कोई है नहीं। नीति जो है इनकी भ्रष्टाचार की वो सब जग जाहिर है।
कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने भ्रष्टाचार ना किया हुआ। और जनता तो सबसे बड़ा ये पूछती है कि एक तरफ मोदी है तो आपके कौन है भाई बताओ। तो ये कहेंगे जी संविधान है, वो बाद में देखेंगे, हम हर चीज बाद में देखेंगे। तो दो टीम की लड़ाई, एक तो ये बात मान रहे हैं कि हम 1 to 1 करेंगे जी। अगर 1 to 1 करोगे तो जनता का यह हक है वो पूछे कि चेहरा कौन सा है। और दूसरी बात, अंतिम बात यह है कि कांग्रेस की बड़ी दुविधा फंस गई है। कांग्रेस की दुविधा यह है, कांग्रेस ये चाहती है कि हम अपना वोट बैंक छत्रपों से वापस लाएं और छत्रप का ये है कि उसको रिटेन करें। अगर वो सीटें नहीं लड़ेंगे तो उनका वोट खिसका, और कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो उनका वोट नहीं आएगा। इसका कोई समाधान हमें तो नजर नहीं आता। हम भी 40 साल से पॉलिटिक्स में, हर राजनीतिक पार्टी का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होता है कि अपने पार्टी के हित को सबसे प्रथम रखेगी, और अगर जो पार्टी अपने हित को प्रथम नहीं रखेगी तो वो गद्दारी करेगी। कौन सा ऐसा दल है वो छोड़ देगा? क्या यूपी में 80 सीटें नहीं लड़ेंगे? क्या सीटें छोड़ देंगे? और सीटें छोड़ेंगे तो वोट खिसकेगा, वोट खिसकेगा तो इनकी राजनीति खत्म हो गई। तो इसका हल ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है और मुझे नहीं लगता। और हम कह रहे हैं सारी चीजें कर भी लें तो उसके बाद इनका पुराना इतिहास भी तो देखा जाएगा। उसमें क्या निकला? 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने सरकार चलती है, टीटीडी सरकारें जो बनती हैं। ये देश की जनता दोबारा इस मकर जाल में फंसने वाली नहीं है। मुद्दों की इनको तलाश है, लेकिन इनको एक मुद्दा नहीं मिला 9 साल में। कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी किसी को छोड़ेंगे। राजस्थान पे दीजिए ना जवाब। अब जो महिला के साथ मान सम्मान को उसको ठेस पहुंचाई है, जो आपने वस्त्र घुमाया, उस पर दीजिए जवाब। मणिपुर पे बड़ा शोर मचा रहे थे, अब बोलिए ना राजस्थान में क्या होना चाहिए, उसका जवाब नहीं है इनके पास। ये सिर्फ जनता को गुमराह करके और 1 पॉइंट एजेंडा है कि मोदी को हटा दो। ये कभी कामयाब होगा? जनता को इससे फर्क पड़ने वाला है? डॉक्टर विवेक जी, जिनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा है नहीं, डॉक्टर नेगेटिव एजेंडा है कि मोदी को हटाओ, ये क्या बनेगा इनका? डॉक्टर विवेक जी, मेरे हाथ में वो प्रस्ताव है जो कल की बैठक के बाद जारी किया गया था। इसमें 2 शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि गिव एंड टेक के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये गिव एंड टेक का आधार क्या है, थोड़ा दर्शकों को समझाएंगे? गिव एंड टेक का आधार ये है कि जहां जो पार्टी मजबूत रहेगी वो पार्टी कुछ त्याग करेगी, और जो बाकी की जो पार्टियां हैं वो भी उसमें कोई ज्यादा हिस्सा नहीं मांगेंगी जहां वो कमजोर। डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, एक मुझे आप थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। एक स्पष्टीकरण ये दीजिए कि जो पार्टी जहां मजबूत है वो त्याग करेगी या जो कमजोर है वो त्याग करेगी? कमजोर कैसे त्याग करेंगे? कमजोर जो है वो एक सामंजस्यपूर्ण भूमिका लेंगे। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, इन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वो त्याग करें, कांग्रेस नहीं? आपके कहने का मतलब ये है? पंजाब, दिल्ली, अगर इन 5 राज्यों को मिला लें? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जिस नहीं, आपके इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं वो इन राज्यों में मजबूत हैं, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हैं। ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, यूपी में एसपी है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी है। तो इनको आप त्याग करने के लिए कह रहे हैं? देखो, हम सब लोग एक सामंजस्यपूर्ण भूमिका लेके हमारा जो सीट का ये है बंटवारा है, वो बंटवारा सामंजस्यपूर्ण तरीके से गिव एंड टेक से करेंगे। उसमें किसी को कुछ छोड़ना पड़ेगा और वो सबको छोड़ना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो सबको ही लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फिक्र कर रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग। केजरीवाल का जिक्र हो गया, नीतीश जी का जिक्र हो गया। देखो, केजरीवाल जी बैंगलोर और बंबई के इसमें हाजिर थे, नीतीश जी भी बंबई में हाजिर थे। कोई इसमें मतभेद है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत ये छोड़ दे। अभी आप देखिए कि ये होने के बाद ये 38 जो जमा किया है अभी, जो पहले नहीं था इंडिया में 38 लोग, ये क्यों किया? एक घबराहट के वजह से किया। क्यों 200 रुपया गैस सिलेंडर के ऊपर कम हो गया? घबराहट के वजह से हो गया। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल निश्चिंत है। हम एक बड़ी भूमिका लेके, एक व्यापक भूमिका लेके इस देश का प्रजातंत्र बचाने के लिए, इस देश के संविधान को जो खतरा निर्माण हुआ है और अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो खतरे में है, रोजगार खतरे में है, और सबसे आगे इंसानियत खतरे में। एक स्कूल में एक बच्चा मुस्लिम है करके उसको टीचर पिटवा रही है दूसरे बच्चों से,
ये कोई अच्छे सोसाइटी का, एक सिविल सोसाइटी का लक्ष्य प्रेम शुक्ला जी, और हम देश की जो एकात्मकता है वो हरगिज तोड़ने नहीं देंगे। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, देश तब खतरे में नहीं था जब 10 लाख हिंदुओं को जो है इस देश में हत्या कर दी गई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया और सत्तालोलुप नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। देश तब खतरे में नहीं था जब 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया, उनकी मां बेटियों बहनों के साथ बलात्कार कर दिया गया। देश बिल्कुल खतरे में नहीं था। देश तब भी खतरे में नहीं था जब कश्मीर में लाउड स्पीकर से मस्जिदों से ये ऐलान किया गया कि हिंदू अपने जवान बहन बेटियों को छोड़कर चले जाएं और जो है ना खाली करें तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। देश बिल्कुल खतरे में नहीं था। और तो और अभी झारखंड में किसी ने बिंदी लगा ली तो उसको पीट पीट कर क्या उसकी दुर्दशा की गई, जहां कांग्रेस की सरकार थी वो गलत। कभी राजस्थान में जिस तरह से जितनी नृशंसता के साथ एक स्त्री, भाई वहां मणिपुर में तो भाई दंगा था दो लोगों का हाईकोर्ट के जो है ऑब्जर्वेशन के बाद। राजस्थान कहां दंगा पीड़ित जगह है क्या? राजस्थान तो सुशासन होना चाहिए ना। राजस्थान की ऐसी स्थिति है कि एक महिला पर बलात्कार होता है, बलात्कार पीड़िता थाने जाती है, थानेदार बलात्कार कर देता है। अब एक जनजातीय समाज की महिला के साथ जो कुछ किया गया है उस पर अगर जरा से भी शर्म होती प्रियंका वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी के बाद, तो तत्काल अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? ये तो जिन पर बलात्कार हुआ सिख दंगों के दौरान, सिखों के नरसंहार के दौरान, उन पीड़िताओं पे टाड़ा लगा दिया था। भाई राजीव गांधी की सरकार ऐसी चली थी। और एक प्रश्न का उत्तर मैं और देना चाहता हूं। अभी हमारे भाटी जी जो है बड़े विद्वान प्रवक्ता, बड़े अनुभव संपन्न प्रवक्ता हैं, इनका एक प्रश्न था कि ऐसे लोग भी एनडीए के घटक दल है जिनके एमपी नहीं। मैं अब भाटी जी से पूछना चाहता हूं, आपके जो गठबंधन है उस गठबंधन में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के पास कितने सांसद है भाटी जी? एक कोंगू नाडू मक्कल ताती कच्ची है एक पार्टी, संभवतः आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उसके कितने एमपी हैं जरा पता लगा के बताइएगा। मनिथनिया मक्कल कच्ची, इसके कितने हैं? पीडीपी, इसके कितने हैं एमपी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कितने एमपी हैं? अपना दल कमेरावादी कितने एमपी हैं इसके? इनके जरा पता लगा के आप बताइएगा। मैं और भी ऐसे ही, वैसे तो लोकसभा के एमपी ना आरएलडी के पास है ना आरजेडी के पास है, इसके बाद भी आप उनके साथ समझौता करते हैं। 2019 में जब आपने सुश्री मायावती की पार्टी बसपा से समझौता किया था तो उनके एमपीओ की संख्या भाटी जी आपने गिनी रही होगी। 2014 में तो आप ही लोग जो हैं समाजवादी वाली पार्टी वाले कहते थे कि बसपा समाप्त हो गई, 0 सीट थी उसकी। तो जिसके एमपी नहीं होंगे उसको गठबंधन में नहीं लेना चाहिए, ऐसा राजकुमार भाटी जी का प्रस्ताव है। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जैसा आदरणीय प्रेम शुक्ला जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सब पार्टी सम्मानित हैं, सबके साथ जनाधार होता है। मैंने तो ये कहा था कि एनडीए में जो पार्टियां हैं वो इतनी अज्ञात पार्टियां हैं। अभी जैसे नाम ले रहे थे प्रेम शुक्ला जी, मेरा दावा है एनडीए की 10 पार्टियों का नाम नहीं बता सकते। 10 पार्टी और उनके नेताओं के नाम आप बता नहीं सकते। चैनल पे मेरा ऑन एयर दावा है। ऐसी ऐसी पार्टी आप एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं 1 मिनट रुक जाओ आप, 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट रुको आप। लेकिन आप नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। आप ऐसे बीच बीच में नहीं, जो मैं भी आपके बीच में बोल सकता था। मेरी बात पूरी होने दें पहले। दूसरी बात, आपने जिन पार्टियों के नाम लिए, आपने कहा कि नहीं बता देना आप, मेरी बात पूरी हो जाए। अपना दल कमेरावादी का नाम लिया आपने। अपना दल कमेरावादी वो पार्टी है जिसकी प्रत्याशी ने आपके उप मुख्यमंत्री को हराया है, केशव प्रसाद मौर्य को। आपने इसका राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी आपके सिटिंग एमएलए को हराया बीजेपी के को खतौली में। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूं कि जो विवाद इंडिया के पार्टियों में जिन विवादों का जिक्र किया जाता है, अभी आदरणीय वाजपेयी जी बोल रहे थे, जो चाचा भतीजा की पार्टी है, एक चाचा एक भतीजा, वो परिवारवाद नहीं है। और चाचा और भतीजे दोनों का दावा है कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। क्या हाजीपुर का विवाद हल हो गया? तो ये विवाद उधर भी हैं। और ये जो परिवारवाद है, उत्तर प्रदेश की 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां परिवारवादी हैं। एक पार्टी में बाप बेटे आते हैं,
दूसरी पार्टी में बाप बेटे आते हैं, तीसरी पार्टी में पति पत्नी आती हैं हमेशा, लेकिन उन पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। वो हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इनकी पार्टियों में तो परिवारवाद की लंबी लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता ऐसे हैं जो एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री हैं, जो परिवारवाद से निकल के आए, वंशवाद से निकल के आए, जिनके पिता राजनीति में रहे, उनकी वजह से वो आए हैं। तो ये सवाल मेरा केवल कहने का मतलब ये था कि इधर के विवाद। प्रेम शुक्ला जी। जी जी जी, अब जवाब पहले पार्टियों के नाम से शुरू करूं। प्रेम शुक्ला जी, आप शुरू कर सकते हैं जी। शिवसेना, जहां से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव राजभर, भारतीय सुहेलदेव राजभर की पार्टी है। ये इनको पार्टी आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? लोक जनशक्ति पार्टी, एक आदरणीय रामविलास पासवान वाली के बैठे ही हमारे आदरणीय के वाजपेयी जी, ऐसे जो है एआईएडीएमके, ये 4 नहीं हुई साहब, नहीं 4 नहीं हुई, मैंने बताया। शिवसेना एनसीपी 2 हो गई, अपना दल 3 हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी 4 हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली 5 हो गई, एआईएडीएमके 6 हो गई, एनआरसी नहीं बताइए। पक्ष के नेता का नाम बताओ। राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता का नाम बताओ। बिहार जनशक्ति पार्टी के नेता का बताओ। अब आप केबीसी पे उतर गए साहब। एमएमके के नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी। आप एमएमके के नेता का नाम बताइए। भारत धर्म जन एमएमके के नेता का नाम बताइए, आप जरा बताइए। एमडीएमके के नेता का नाम बताइए। अब एमडीएमके के नेता का नाम बताइए। एमडीएमके का नेता कौन है? अब आप भाग रहे हैं, आप विशाल जी भाग रहे हैं। एमडीएमके के नेता का नाम बताओ, वीसीके के नेता का नाम बताओ, एमएमके के नेता का नाम बताओ, बताइए ना नाम। आप केवल आपके गठबंधन के साथी हैं, आपके गठबंधन के साथियों का नाम पूछ रहा हूं मैं। केवल 4 पार्टी प्रदेश की पार्टी है, बताइए। वीसीके 4 पार्टियों के नाम आप बता पाए, उनमें भी 2 पार्टी ऐसी हैं जो दोनों तरफ हैं। अरे मैं 7 तो बचा चुका था और 3 बता देता हूँ। 7 तो मैं बता चुका था, 3 और बता देता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आईटीएफटी हमारी जो है, एनसीपी और शिवसेना अभी दोनों तरफ हैं, वो हमारे साथ है। आईटीएफटी राष्ट्रीय समाज पार्टी पूछ रहे महादेव जानकर को आप भली भांति जानते होंगे। उनको जन स्वराज्य पार्टी है, विनय कोरे उसके अध्यक्ष हैं। इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा। ओम प्रकाश बच्चू कडू की पार्टी के बारे में भी आप जानते होंगे। तो साहब पार्टियां भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। हम लोग राजनीति में ही जो है जीवन बिताते हैं, कोई जो है कहीं और से नहीं आता कि लोगों को न जाने। भाटी जी, आप भी जीवन अपना राजनीति को देते हैं, लेकिन तमिलनाडु की जो 5 आपके अलायंस के साथी हैं, उनका नाम बता पाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। मुझे जो है वो, मैं उनका नाम जानता था, लेकिन फुल फॉर्म जानने के लिए मुझे गूगल करना पड़ा। तो ऐसी पार्टियां आपके भी गठबंधन की साथी हैं। तो गठबंधन में जो लोग आते हैं, बारंबार जो आप कहते हैं कि नहीं एनडीए के जो साथी हैं उनके 0 एमपी वाले हैं, तो आपके तो साहब लालू प्रसाद यादव के 0 एमपी हैं। और वही जो है दूल्हा बनाने के लिए, राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का दायित्व अगर कोई अपने जिम्मे लिए पड़ा है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके 0 एमपी हैं। तो इस आधार पर आप जो है किसी की पार्टी का कद नाप लेंगे आप जी। मैं वाजपेयी जी, भाटी साहब ने एक आरोप लगाया कि परिवारवाद तो आप लोगों के यहां भी है, तो इनके यहाँ नहीं है परिवारवाद? इनसे पूछे इनके यहाँ नहीं है परिवारवाद? क्या मतलब क्या बहस कर रहे हैं? हम तो स्वीकार करते हैं, देखो वो फिर दूसरे पे आलोचना करते हो। देखो हमारा परिवारवाद का कोई चक्कर नहीं है। हम बस सुनिए, हमारा परिवारवाद, रामविलास पासवान जी स्वर्गवासी हो गए, परिवार हमारा टूट गया, ये हमारी बदकिस्मती है। चिराग बाबू मेहनत कर रहे हैं, अपने बिहार में लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जो नतीजा आएगा उस हिसाब से राजनीति करते रहेंगे, उनका भविष्य उज्ज्वल है। सवाल ये है कि अभी ये पार्टी गिनाने की बात कर रहे थे और आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने भी पार्टी गिनाई, उन्होंने भी गिनाई, लेकिन एक बात तो फैक्ट है ना कि 352 है इधर, 352 संसद सदस्य हैं हमारे पास, उनके पास कितना है इनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात ये भी तो है कि कांग्रेस और बीजेपी जब आमने सामने 1 to 1 लड़ते हैं, जो इनकी ख्वाहिश है, जो ये चाहते हैं कि 1 to 1 हो जाए, तो 190 सीट में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई, बीजेपी 175 सीट जीती है। इन तथ्यों को थोड़ी झुकला दोगे। बीजेपी के 224 सीटें ऐसी हैं जिनमें 50% वोट से ज़्यादा से उनके कैंडिडेट जीती है, इसको थोड़ी झुटला लोगे। इस सच्चाई को कैसे झुटलाओगे कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है,
कैसे जुटलाओगे? 160 कंट्रियों को कोरोना दिए, कैसे जुटलाओगे? 11 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, कैसे जुटलाओगे? मतलब हम ये कह रहे हैं कि जनता जो चीजें महसूस कर रही है वोट उसी के हिसाब से देगी। एक तरफ चेहरा नहीं है, एक तरफ चेहरा है और परफॉर्मेंस है 9 साल की, जो जो कहा है वो किया। राम मंदिर की बात की है, बन रहा है। 370 की बात की, हटा रहे हैं। देखो हम लोग तो सीधा एक तय कर दिया, प्रधानमंत्री जी की इंस्ट्रक्शन से काम की लिस्ट लीजिए और जमीन पे जाके काम बताइए, वही वोट जाएगा। डॉक्टर विवेक जी, मैं मूल प्रश्न पर आता हूं जिस मुद्दे पर आज बहस हो रही है। डॉक्टर विवेक जी, ममता दीदी नाराज हैं कि नहीं, क्या पता चला आपको? डॉक्टर विवेक जी, देखिए, मुझे पहला जो यहाँ राजस्थान के बारे में कहा गया उसका मैं 1 मिनट में उत्तर देता हूं। राजस्थान की जो घटना है वो बहुत घिनौनी है, मानवता को कलंक लगाने वाली घटना है और हमारे सभी नेताओं ने उसकी कड़ी निंदा की है। और इतना ही नहीं, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमने तुरंत उसकी दखल ली है। हम उसका नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ना, वहां तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राजस्थान में कार्रवाई शुरू की है, हम रुके नहीं। आप लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस लगाएगी या बीजेपी लगाएगी? कार्रवाई से क्या होता है? ऐसा कांड हुआ, राष्ट्रपति शासन तो मोदी जी लगाएंगे, जो वाजपेयी जी। ये कैसी बातें चल रही है? देखिए, गुनाह हो गया है, घिनौना अपराध हो गया है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं जो समाज में बढ़ गई है। डॉक्टर विवेक जी, क्या मणिपुर की तरह राहुल गांधी राजस्थान भी जाएंगे? डिस्टर्ब नहीं किया था डॉक्टर विवेक जी, इसी के बीच में नहीं बोला। जी बिल्कुल, वाजपेयी साहब, डॉक्टर विवेक जी की बारी है, उनको बात पूरी करने दीजिए। डॉक्टर विवेक जी, क्या मैं आपको मौका दे रहा हूं, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। डॉक्टर विवेक जी, क्या मणिपुर की तरह राहुल गांधी राजस्थान भी जाएंगे? कि इसलिए राजस्थान नहीं जाएंगे कि कांग्रेस शासित राज्य? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि हर दुखी को कुछ तो भी सुख देना ये कांग्रेस पार्टी का मकसद है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सब घटनाएं हो रही है ना, वो गए 9.5 साल में ये जो सत्ता में पक्ष है भाजपा, जो कम्युनल पार्टी है, जो सोशल डिवाइड पे अपना वोट का डॉक्टर विवेक जी, मैं अभी राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल खोल के बैठा हूं। आपने जो मुझे बताया राजस्थान की घटना पर, उनकी तरफ से मुझे कोई ट्वीट तक नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने पहले ही इसके ऊपर ट्वीट किया है और राहुल जी जरूर इसके ऊपर बोलेंगे। मैं देख रहा हूं कि इसमें छत्तीसगढ़ से उनकी रैली का लिंक है, छत्तीसगढ़ से 2 घंटे पहले लाइव रैली का लिंक किया, लेकिन राजस्थान पर उन्होंने कोई ट्वीट अब तक नहीं किया है। डॉक्टर विवेक जी, करेंगे क्या ऐसा नहीं होगा? सरकारें देखकर सहानुभूति तय होती है? पार्टी देखकर, सरकार देखकर सहानुभूति तय होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं अब तक कम से कम दुख तो व्यक्त कर देते? डॉक्टर विवेक जी, दुख तो व्यक्त कर देते राहुल गांधी जी, कम से कम कर देंगे। वो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, वो कर देंगे, किया भी होगा, अपने तक अभी तक पहुंचा नहीं होगा। अरे मैं तो ट्वीट खोल के बैठा हूं, तो हर मुद्दे पे आपकी टीम ट्वीट करती है, मैं तो राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल खोल के बैठा हूं। आप भी खोल के देख लीजिए, हो सकता है मुझे ना दिखाई दे रहा हूं, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, कार्ड से आएगा, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। मुंबई महाराष्ट्र की रैली है, अडानी के मुद्दे पर ट्वीट है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया की बैठक पर ट्वीट है, लेकिन राजस्थान पर नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे आप दिखा दीजिए। वो नहीं, अगर मुझे जानकारी आएगी तो मैं जरूर बता दूंगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सर, डॉक्टर विवेक जी, मुझे आप पूरा करने देने। अब आप अपनी बात पूरी करिए जी। तो ये जो सब हो रहा है, ये जो 9.5 साल में ये जो कम्युनल पार्टी ने जो जहरीला वातावरण देश में तैयार किया है, उसके वजह से हो रहा है। अभी मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस की बिल्कुल फिक्र ना करें। आज देश का हर बच्चा मोदी सरकार की असलियत जान चुका है। विकसित देश की बातें हुई है, हमने जो जो वादे किए थे सब पूरा किया, ऐसा बोला गया। यहाँ 3 वादे किए गए। एक वादा था महंगाई कम करूंगा, दूसरा वादा था बेरोजगारी दूर करूंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और तीसरा वादा था जो विदेश से ब्लैक मनी है उसको वापस लाएंगे। ये कौन से वादे इसमें से पूरे किए हैं, ये जरा बताइए ना। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर विवेक जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ममता दीदी नाराज हैं कि नहीं आपसे?
ममता दीदी नाराज नहीं है, ममता दीदी के कुछ मतभेद है। क्या मतभेद है? थोड़ा दर्शकों के सामने साफ कर दीजिए, मतभेद क्या है, ताकि ये पता चल जाए सभी को किन मुद्दों पर मतभेद है। देखिए, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि वो सीट का बंटवारा एक विशिष्ट डेट के पहले करना चाहती है, उसके ऊपर कोई अभी तक डेट तय नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर सीट का बंटवारा हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? ये तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि सीट का बंटवारा जल्दी हो जाए, फिर कांग्रेस को दिक्कत कहां पर है? नहीं, हमें कोई, देखिए, हमारी पार्टी कोई एक चालू का अनुवर्तित्व वाली पार्टी नहीं, हमारी पार्टी सबको समान समझती है, इसलिए सबके मत होंगे। और इतने लोगों के जो अलग अलग विचार के हैं, एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं, सिर्फ लड़े नहीं है, लड़ भी रहे हैं, उनमें एक मत होने को थोड़ा समय लगेगा। वो समय जैसे जैसे बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और मुंबई में बैठक करेंगे। खैर चलिए, अभी तक इस पर आपकी पूरी नीति साफ नहीं हो पा रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब चाहूंगा। डॉक्टर विवेक ने यह आरोप लगाया है कि जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए, महंगाई, बेरोजगारी, ब्लैक मनी, उस पर काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर विवेक ये कह रहे हैं। नहीं, हमने हर मुद्दे पर काम किया और पहले जो बारंबार सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए, इस देश का बंटवारा करने वाले और केरल में ये जो है आपके गठबंधन की बैठक के दूसरी बैठक के बाद केरल की सड़कों पर खुलकर नारा लगाने वाले कि हिंदुओं तुम्हारी लाश, तुमको मंदिरों के सामने फांसी दी जाएगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या कम्युनल है कि नहीं है, उनको राहुल गांधी सेकुलर कहते हैं। जिन्होंने बाबरी का विध्वंस करने का श्रेय लिया वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये जो है कम्युनल है कि नहीं है? और आपके कांग्रेस में वह पवित्र जल कहां रखा हुआ है जिसके छिड़कते ही मुस्लिम लीग भी सेकुलर हो जाती है और शिवसेना भी सेकुलर हो जाती है, और दोनों जो हैं एक ही घाट पे पानी पीने लगते हैं। ये कृपा करके इस देश को यह मंत्र भी बता दीजिए। और वह जो होली वाटर, क्योंकि गंगा जल तो छिड़केंगे नहीं आप लोग, वो जो होली वाटर स्पेशली आपने कहां से प्रोक्योर किया है, कहां से आपने हासिल किया है, वो भी कृपा करके इस देश को बताएं। अब आपका दूसरा प्रश्न, आपने कहा महंगाई, साहब 10% की दर से महंगाई थी, उसको जो है अगर 5% पर महंगाई दर लाया गया तो नियंत्रित करना कहते हैं उसको। आप मुझे 1946 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में याद कीजिए, आपने 2004 में चुनाव लड़ तक महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, और जो 36 रुपए का पेट्रोल था उसको 74 रुपए का करके गए थे, सस्ता इतना कर दिया था आपने। हमने तो जो है आदरणीय मोदी जी कार्यकाल में डाटा सस्ता हुआ है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट करना सस्ता हुआ है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जन औषधि केंद्र खुलने का औषधियां सस्ती हुई हैं, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में लोगों को मुफ्त में बिजली मिली है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास मिला है, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है। तो उनका राशन का खर्च बढ़ता तो महंगाई की मार उससे भी दूर होती है। तो आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल पूरी दुनिया में पहला, काला धन 4 लाख कंपनियां बंद हुई, और स्वयं कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जो 1 करोड़ का उन्होंने हवाला ट्रांजैक्शन किया था वो भी पकड़ा गया। सोनिया गांधी की 420 पकड़ी गई, राहुल गांधी की 420 पकड़ी गई और बेल पर है। आप पूछ रहे काला धन लाएंगे, अरे पी चिदम्बरम जो काला धन के सबसे बड़े मिंटर थे वो जेल काटकर बेल पर है, कार्ति चिदम्बरम जेल काटकर बेल पर है, उनकी संपत्तियां जब्त है, वो काला धन ही है। चलिए मैं डॉक्टर विवेक जी का जवाब लेता हूं, मैं विवेक जी का जवाब लेता हूं। माल जमा किया था और जो जब्त है उसको क्या समझ रहे हैं? हाँ, मैं विवेक जी आपका ही जवाब ले रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी के आरोपों पर मैं आपका ही जवाब ले रहा हूं। विवेक जी बताइए। ये जो 420 वगैरह ये शब्द ये नेशनल चैनल के डिबेट में अच्छे लग रहे हैं क्या? 420 केस है, 420 केस है। देखिए हम किसी भी शब्द और किसी की भी बात का यहाँ बोलिए हम समर्थन नहीं करते हैं, और अब अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्यों मैं इसमें आपत्ति किस बात की है? देखो, जिस दिन उनका एक्विटल हो जाएगा हम कह देंगे एक्विटेड है। मैं वापस बोलता हूँ, इस तरीके से हमारे मैं हेल्दी डिबेट कर रहा हूँ। 420 की केस में श्रीमती सोनिया गांधी जमानत पर है, श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में, ठगी की केस में
गबन की केस में, हवाला की केस में, बेल पर है। प्रेम जी, मैं जवाब लेता हूं। प्रेम जी, आपने जो आरोप लगाए हैं मैं उसका जवाब लेता हूं, और यहां पर यह स्पष्ट करते हुए कि यहां पर पैनलिस्ट के अपने विचार हैं, जी न्यूज इन विचारों का समर्थन नहीं करता। डॉक्टर विवेक जी, आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी के आरोपों पर। देखिए, उन्होंने पहला बोला कि देश का बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। देश के बंटवारे के लिए वो जिम्मेदार है कि जिनके पुरखों ने पाकिस्तान की डिमांड आने के पहले इस देश में 2 देश रहते, ये विराष्ट्रवाद की थियरी मान्य की। मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, इनके पुरखों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें क्यों बनाई थी फिर? और वो भी 1942 में, जब पूरा देश ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, और ये इनके पुरखे मुस्लिम लीग के साथ पंजाब, सरहद प्रांत और वेस्ट बंगाल में सरकार बना रहे थे। ब्रिटिशों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि 1942 की जो मूवमेंट है वो रद्द करने के लिए ये उपाय करो। ये ब्रिटिशों के एजेंट हमें बताएंगे, हमने देश का बंटवारा नहीं किया। देश का बंटवारा जिन्होंने हिंदू मुस्लिम विवाद इस देश पे खड़ा किया ना, उन लोग जिम्मेदार है इसके लिए। विवेक जी, लेकिन प्रेम जी ने आपके सवाल का जवाब दिया। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लैक मनी पर काम हो रहा है वापस लाने पर। प्रेम शुक्ला जी तो अपने सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपने जो सवाल पूछे थे मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। नहीं, देखो, मैं वापस बोल रहा हूं कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने और गांधी जी ने देश का बंटवारा रोकने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन इनके जो पुरखे थे जिनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ब्रिटिश को मदद करनी थी। चलिए विवेक जी, आपने जो सवाल उठाया, मैं जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का एक छोटा सा जवाब लेता हूं, फिर राजकुमार भाटी जी का सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। जी, देखो, अंग्रेजों की सेवा में कौन था समझ लीजिए। 28 दिसंबर 1885 की कांग्रेस की स्थापना के जो 9 प्रस्ताव हैं, उसमें प्रमुख प्रस्ताव है कि अंग्रेज सरकार की सेवा के लिए कांग्रेस की स्थापना है, और 16 महामंत्री इनके कांग्रेस के संगठन के अंग्रेज बनाए गए। और श्रीमान पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू अंग्रेज सरकार के सेवक थे, और उनके लिए जो है लगातार वो काम करते थे। मोतीलाल नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। जवाहरलाल नेहरू नाबाद जेल में बंद होने के बाद मोतीलाल और जवाहरलाल दोनों ने मिलकर माफी मांगी थी। दोनों ने मिलकर माफी मांगी थी। और अब सुनिए ना, अभी की अब झूठे डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ मैं। आप 28 दिसंबर को 9 प्रस्ताव जो थे मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना के 9 प्रस्ताव पढ़ लीजिए। अंग्रेज सरकार के चरणों की सेवा करना, यह कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो पहला गवर्नर जनरल अंग्रेज बना, और इस देश का बंटवारा करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था, और पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का परम मित्र था मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऐतिहासिक। चलिए देखिए मुद्दों से हम लोग दूर जा रहे हैं। मैं राजकुमार भाटी जी से एक सवाल पूछता हूं। विवेक जी, देखिए मुद्दों से हम भटक रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहस है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेगी। एक लंबी बहस इस पर अलग से भी हो सकती है। राजकुमार भाटी जी, मैंने थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि मजबूत दलों को अपने अपने राज्यों में त्याग करना होगा। आप कितना त्याग के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितना त्याग करेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, जब कोई भी गठबंधन होता है, कोई भी इस तरह एका होता है, तो त्याग तो करना ही पड़ता है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो सारे एक होकर कैसे लड़ेंगे? हर स्टेट में कुछ पार्टियों को कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, दूसरी पार्टी को देनी पड़ेंगी। ये सबको पता है, पार्टियों के नेताओं को भी पता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। इसमें फार्मूला तय हो चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम शुक्ला जी, वैसा तो जो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगाती रहती है कांग्रेस और बाकी लोगों के बारे में, वो उन्होंने दोहराए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 3 बड़े झूठ उन्होंने बोले। एक तो उन्होंने बोला कि मोदी जी फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या प्रेम शुक्ला जी बताएंगे कौन सी स्टेट में मोदी जी फ्री बिजली दे रहे हैं? फ्री बिजली कौन सी स्टेट में दे रहे हैं? एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा सौभाग्य, आपने कहा, आप सुन लेना, आपने फ्री कनेक्शन, आपने इसी डिबेट में फ्री कनेक्शन, आप हाँ कहा ना, फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। फ्री कनेक्शन कहा ना मैंने, फ्री कनेक्शन, आप जल्दी में बोल गए। सौभाग्य योजना पढ़ लीजिए, सौभाग्य योजना पढ़ लीजिए ना आप।
नहीं, सत्य बोला मैंने। सौभाग्य योजना फ्री कनेक्शन, आप जल्दी में फ्री कनेक्शन को फ्री बिजली कहेंगे? अरे महाराज फ्री बोलने तो कनेक्शन है, दो। सौभाग्य योजना पढ़ लीजिए, बोलने तो दो। सौभाग्य योजना को देख लीजिए ना। आप फ्री बिजली कह गए थे, चलो ठीक है, आपने सफाई, सत्य में जो बोल रहा आपने हूं, सफाई दे दी, गलत तरीके से पेश कर। आप फ्री कनेक्शन है सौभाग्य योजना, गलत तरीके से नहीं, आपने फ्री बिजली कहा था, फ्री बिजली कहा था आपने, मैंने इसलिए टोका। चलिए भाटी साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए महंगाई की बात आ गई, भाटी साहब अपनी बात पूरी करिए। बिजली कनेक्शन, नहीं वो चिल्ला रहे नहीं, वो बोलने नहीं दे रहे। बिजली कनेक्शन अब बोलने तो दो। भाटी साहब आपकी बारी है, अपनी बात पूरी करिए। दूसरा इन्होंने कहा कि महंगाई कंट्रोल की कौन सी चीज के दाम कम हुए? पेट्रोल के कम हुए, डीजल के कम हुए, किस चीज के कम हुए? तीसरा इन्होंने कहा कि मोदी जी ने वादे पूरे किए। मोदी जी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उनका वादा था काले धन का कहा इन्होंने, काला धन वापस आया, 1 रुपया काला धन वापस नहीं आया। काला धन स्विस बैंकों में बढ़ा है। मोदी जी ने कहा था मैं काले धन वालों की सूची जारी करूंगा, उन्होंने आज तक सूची जारी नहीं की। उन्होंने कहा था पेट्रोल 35 रुपये लीटर होगा, रुपया डॉलर की कीमत बराबर होगी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा चुनावी चंदे में, उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ गए। अपराधियों को संसद में नहीं पहुंचने दूंगा, सारे अपराधी बीजेपी में भरे हुए हैं, संसद और विधानसभा में चुन के जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं। तो वादा तो कोई पूरा नहीं किया, केवल देश को गुमराह किया है। अब वो अलग बात है कि आप झूठे आरोप लगाते रहते हैं, दूसरी पार्टियों का चरित्रहनन करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं वाजपेयी जी का जवाब लेता हूं। जी अब शुरू करता हूं मैं। अपराधी कैसे सजा हो रही? मोहम्मद आजम खान नाम का अपराधी, उसका जो है कोर्ट ने अपराध सिद्ध किया। गुमराह कर रहे हो आप गुमराह कर रहे हो, आरोप है, गुमराह कर रहे हो। आदरणीय अपराधी मोहम्मद आजम खान कर रहे हो, हुए कि नहीं? गलत कर रहा हूँ, आप मुद्दे से बच रहे हो। अब मोहम्मद आजम खान कन्विक्ट हुए, उनके बेटे लीजिए, आप पॉलिटिकल बना रहे हो। मैं विशाल जी बच रहा हूँ, विशाल जी ईमानदारी से बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? मोहम्मद आजम खान नाम का अपराधी कैसे रोका आपने? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मंत्री हुआ करते थे, अपराधियों वो समाजवादी पार्टी के जो अपराधी उनकी सदस्यता गई कि नहीं गई? आप बताइए, रामपुर से आपराधिक परिवार की सदस्यता गई कि नहीं गई? प्रतिनिधियों अपराधियों की सदस्यता गई कि नहीं गई? बताइए ना। दूसरे गालीबाज की सदस्यता गई, अभी उस पर स्टे ऑर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के गालीबाजी तक की सदस्यता चली गई। 7 भाटी साहब प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, प्रेम शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं लगातार। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए, आप जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, गलत कह रहा हूँ, मोहम्मद आजम खान पे मैं गलत कह रहा हूं क्या विशाल पांडे जी? गलत कह किसी भी सामान्य श्रोता को भी गूगल करके मोहम्मद आजम खान का देख लो, कन्विक्ट है कि नहीं है, और उनकी सदस्यता कन्विक्शन में गई है कि नहीं गई है। सवाल क्या था मेरा? क्या बात कर रहे हैं? इतना सफेद झूठ सवाल क्या था? आपकी दाढ़ी सफेद है, आप सफेद झूठ में रोकूंगा। आपके अनुभव से दाढ़ी सफेद हो गई है, झूठ सफेद क्यों बोल रहे हैं आप? मोदी जी ने कहा था संसद में आपके अनुभव से, परिपक्वता से दाढ़ी सफेद आप ले गए सजा पे। नहीं आप, अरे भाई रुकी रहे कैसे भाई? अब राम का मोहम्मद आजम कहाँ आ सकते हैं क्या? बताइए, मोहम्मद आजम का सदन में आ सकते हैं जब तक कन्विक्टेड है? नहीं आ सकते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिली है। 7 बीजेपी के तमाम मामलों में गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो होंगे उनका भी जाएगा। तो कहा ना अपराध। अब तो पहला आपका जो प्रश्न है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, काला धन, 4 लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद होना और अरबों रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किया है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर मामला जब्त है तो उसको क्या माना जाएगा? चिदम्बरम का काला धन जब्त है, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां जिस तरह से गलत तरीके से ली गई वो जब्त की गई, रॉबर्ट वड्रा की संपत्ति सीज्ड है। नहीं लगता है, इसको आप नहीं मानते हैं? चिदम्बरम की संपत्तियों की जब्ती को आप उसको क्या मान रहे हैं? स्विस बैंकों से काला धन वापस लाना था, स्विस बैंकों से भी काला धन लाने की प्रक्रिया हुई। स्विस काला धन वापस लाना था। स्विस बैंक में काला धन घट गया। आ गए हैं, आप कृपा करके अभी गूगल कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। स्विस बैंक में काला धन घट गया, बढ़ गया। डॉक्टर विवेक जी, और 2014 से 24 से बहुत घट गए थे। बिल्कुल प्रेम जी। डॉक्टर विवेक जी, मेरा सवाल फिर से मूल बहस के मुद्दे पर है कि आपका चेहरा कौन होगा, और संयोजक क्यों नहीं घोषित कर पाए मुंबई की इस बैठक में, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा थी कि एक लोगो आएगा, एक कोई संयोजक घोषित होगा। आखिर कहां पर दिक्कतें रह जा रही हैं? क्या समन्वय की कमी है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके नेता अशोक गहलोत का बयान सुना था, वो चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और भी तमाम लोग इस तरह के बयान दे चुके हैं।
तो क्यों ना बयान दे। हर पार्टी के लोग अपने अपने नेता पंतप्रधान बनना चाहिए, हर पार्टी की इच्छा होगी, लेकिन इस देश में अभी भी संसदीय डेमोक्रेसी है। इसमें जो संसद चुन के आएंगे वो अपना नेता तय करेंगे। हमको यहाँ संविधान के खिलाफ जाकर कोई अध्यक्षीय पद्धति निर्माण नहीं करनी है, हमें इस तरीके का चुनाव नहीं करने। मैं वापस कहता हूँ विवेक जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई भी चुनाव चेहरे पर नहीं लड़ा है? मैं अगर आजादी के बाद से पूछूं, कोई भी चुनाव क्या कांग्रेस पार्टी ने चेहरे पर नहीं लड़ा है? तो चेहरे तो हर पार्टी के पास है ना, हम ये नहीं बोलेंगे। मैं वही पूछ रहा हूं विवेक जी, चेहरा क्यों नहीं आ पा रहा है इस गठबंधन का? एनडीए का चेहरा साफ है, नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन INDIA जो आपका गठबंधन है इसका चेहरा कौन होगा? ऐसी बात नहीं है कि एक ही पक्ष है, एक ही नेता है, एक ही विचार है और एक ही बात करता है, ऐसा हमारे पक्ष में नहीं है। जो चुनाव हम तो जीतेंगे, जीतने के बाद हमारे सब सांसद इकट्ठे बैठेंगे। अच्छा चलिए विवेक जी संयोजक क्यों नहीं घोषित कर पाए आप? विवेक जी संयोजक क्यों नहीं घोषित कर पाए? आप इतना जल्दी क्यों? इतनी जल्दबाजी? हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि पटना में आपकी बैठक हुई, बेंगलुरु में आपकी बैठक हुई और जो तमाम क्षेत्रीय दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं वही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। हमें जल्दी नहीं है, जो आपके सहयोगी हैं उनको जल्दी है। देखो जो हाँ तो हम देखिए, और ममता दीदी इसी बात से नाराज भी दिखाई दे रही हैं। कोई नाराज नहीं है, कोई थोड़ी देर पहले आपने तो विवेक जी कबूल किया था और अब आप कह रहे हैं कोई नाराज नहीं है। मतभेद है, इतना ही मैंने कबूल किया था। मैंने मतभेद है, मैं आज अभी भी बोलता हूँ कि मतभेद है, मुझे 10 सेकंड चाहिए। और अगर नाराजगी होगी भी तो भी हम दूर करेंगे, क्योंकि हम एक वाइडर एजेंडा लेके खड़े हैं। हम इस देश का प्रजातंत्र बचाने के लिए खड़े हैं। हम इस देश का जो एक पूरा विशाल जी बाइपोलर करना शुरू किया है, जो बंटवारा हुआ है देश में, वो बंटवारा नहीं होने के लिए हम हमारा गठबंधन खड़ा। चलिए प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं AK वाजपेयी जी से सवाल लेता हूं। आपका प्रश्न था कि क्या कभी व्यक्ति पर चुनाव कांग्रेस ने किया है कि नहीं किया है। देखिए पहला चुनाव 1952 का ये पोस्टर है, इसमें नेहरू जी की तस्वीर और चुनाव चिन्ह के अतिरिक्त कुछ नहीं। देख लीजिए ये चेहरे पे चुनाव लड़ना हुआ कि नहीं हुआ। पहला चुनाव है इस देश का स्वतंत्रता के बाद। तो जरा अपना ही इतिहास कोरडे जी ठीक से पढ़ लीजिए आप। अरे पहला चुनाव तो चेहरे पे ही होगा, इंदिरा जी के पोस्टर वाले ही तस्वीरें छपती थी, उन्हीं के नाम पे इंदिरा। अरे हम भी और पार्टियां भी लड़ी थी महाराज, और पार्टियां 52 में जनसंघ भी लड़ा था। 52 में आप कांग्रेस का इतिहास एक बार पढ़ के आइए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। गठबंधन का चेहरा कौन होगा, सवाल ये है। विवेक जी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, सवाल ये है, क्योंकि दूसरी तरफ NDA गठबंधन का चेहरा बिल्कुल साफ है। नेता तय करेंगे। विवेक जी NDA गठबंधन का चेहरा बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी, लेकिन आपके गठबंधन विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, सवाल ये है कि हमारा गठबंधन ऐसा तानाशाही वाला गठबंधन नहीं है। हम थोप नहीं रहे लीडरशिप किसी के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी, हम जीतेंगे, ये बीजेपी को हराएंगे और हमारे सांसद इकट्ठे होकर। चलिए देखिए ये तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल इस बहस में इस समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।